नमस्कार बच्चों, मैं प्रिंस शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है एग्रीकल्चर गुरुदेव। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हमारे 12th के एग्जाम रनिंग में हैं और जो हमारा अगला एग्जाम 12 फरवरी को होने वाला है वो आपका है पशुपालन यानी कि एनिमल हस्बेंड्री का। तो एनिमल हस्बेंड्री के इस पेपर की तैयारी आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं और इस तैयारी को थोड़ा सा और अच्छे से करने के लिए मैं आपके लिए चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 20 तक जो सारे के सारे चैप्टर होने वाले हैं उनको एक 4 वीडियो की सीरीज में लेके आने वाला हूं, जिसमें चैप्टर नंबर पार्ट फर्स्ट बेटा और पार्ट सेकंड मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूं। यानी कि अगर मैं बात करूं तो यहां पर मैं लगभग 10 चैप्टर तक आपको कंप्लीट करा चुका हूं। अब आज जो हमारा चैप्टर है वो पार्ट 3 है और इसके बाद आज ही इवनिंग में पार्ट 4 भी आपके लिए अपलोड हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो ये दो मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूं। ये अभी जो आप लेक्चर देख रहे हैं ये पार्ट 3 है और इसके बाद पार्ट 4 आपको इवनिंग तक मिल जाएगा। यानी कि प्रत्येक एक पोर्शन में लगभग 5 चैप्टर होने वाले हैं। तो इस तरीके से 20 चैप्टर हमने कंप्लीट किए हैं। इसके बाद कल यानी कि 11 तारीख को हम लोग मॉड्यूल पेपर या हो सकता है प्रीवियस ईयर पेपर PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, पिछले साल के 2 या 3 पेपर्स को बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे, जिससे आपके मन में जो भी डाउट्स होंगे वो खत्म हो जाएंगे। अब बात ये आती है कि सर ये जो 4 लेक्चर आपने बनाए हैं क्या ये डिटेल्ड हैं? तो बच्चों मैं आपको बता दूं ये डिटेल सिलेबस नहीं है, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि इनमें उन क्वेश्चंस को रख पाऊं जो आपके एग्जाम में आ जाए। और पिछले कई वर्षों के अनुभव से या पिछले कई वर्षों में मैंने जो पेपर जो मॉड्यूल्स बनाए हैं उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि जो मैं आपको पेपर देने वाला हूं उसमें 90 to 95% कोर्स यहां से आने वाला है। ठीक है बच्चों, अभी आपको क्या करना है, इन दोनों पार्ट्स को बहुत अच्छे से तैयार करना है। आपको एक बार प्रिपेयर करना है, टाइम मिलता है तो आप इनको इन सारे के सारे वीडियो को 2 बार देखें। इसके बाद कल जो हमारा 11 फरवरी को जो हमारा PYQs होने वाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर होने वाले हैं, इनको आप बहुत अच्छे से देखें। अगर आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 या पार्ट 4 के नोट्स चाहिए तो आप हमारा ऐप एग्रीकल्चर गुरुदेव, आप गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे जहां पर एग्रीकल्चर गुरुदेव नाम से ऐप मिलेगा, आप उस ऐप को डाउनलोड करें, वहां पर आपको ये नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई और डाउट्स होता है तो हमारा नीचे ये स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा है, इस पर आप कॉल करके डाउट्स मुझसे पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप करके आप ऐप से संबंधित कोई प्रॉब्लम होती है तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखें ये ऐप से संबंधित कोई प्रॉब्लम होती है उसके लिए है, क्वेश्चन आंसर्स के डाउट बेटा यहाँ पर नहीं होंगे। ठीक है बच्चे, तो हम लोग आज क्या कंप्लीट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 11 से लेकर 15 तक। क्लियर बच्चे? लेकिन इससे पहले जब मैंने लास्ट स्लाइड की थी तो उसमें चैप्टर नंबर 9 तक थे, इसलिए पहले मैं चैप्टर नंबर 10 यानी कि सी पीरियडिंग को कंप्लीट कराऊंगा। इसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 11 से लेकर 15 पर चलेंगे। ठीक है बच्चे, ये जो चैप्टर नंबर 10 है भेड़ पालन या शीप रियरिंग, इसमें बेटा हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं तो उसी पर्पस से हम इसमें देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला बेटा पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है केंद्रीय भेड़ अनुसंधान संस्थान अंबिका नगर में स्थित है। तो बेटा आप याद रखेंगे कि जो केंद्रीय भेड़ अनुसंधान संस्थान है सेंट्रल शीप रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये अंबिका नगर में स्थित है और अंबिका नगर बेटा कहां पर है, राजस्थान में है। इसके बाद बेटा केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान सेंट्रल बफेलो रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट हिसार हरियाणा। कहां पर लोकेटेड है बेटा, हिसार में लोकेटेड है और हिसार कहां पर है बेटा, हिसार हरियाणा में है। ठीक है बच्चे, आगे देखेंगे मेरिनो, लिंकन, लीस्टर, कॉरिडेल, साउडान, रैम्बुलेट, ये जो नस्लें लिखी हुई हैं ये भेड़ की विदेशी नस्लें हैं। विदेशी नस्लों को
फॉरेनर ब्रीड या एक्सोटिक ब्रीड कहा जाता है बेटा। कैसी नस्लें हैं? एक्सोटिक ब्रीड्स हैं। आगे देखोगे जालौनी, नेल्लोरी, मांड्या भेड़ की द्विकाजी नस्ल है। द्विकाजी नस्ल का मतलब होता है बेटा डुअल पर्पस, बाइसेक्सुअल है बेटा, डुअल पर्पस, डुअल पर्पस। ये भेड़ की कैसी नस्ल है? डुअल पर्पस ब्रीड है, यानी कि इन भेड़ों से दो ऑब्जेक्ट फुलफिल होते हैं। पहला ऑब्जेक्ट है भेड़ से ऊन का प्रोडक्शन करना और दूसरा ऑब्जेक्ट है यहाँ पर बेटा मांस का प्रोडक्शन करना। नेक्स्ट देखेंगे बेटा बीकानेरी, मालवाड़ी, गुरेज। बेटा बुरेज नहीं है, इसका सही नाम है गुरेज। गुरेज, भदरवाहा, भाकरवाहा बेटा ये भेड़ की ऊन वाली नस्ल है, यानी कि इनसे बेटा क्या बनाई जाती है? ऊन बनाई जाती है। और इनकी ऊन कालीनी या कारपेट ग्रेड की होती है। मतलब बेटा इनके ऊन से कालीन बनाई जाती है या कारपेट बनाए जाते हैं, है ना, कारपेट बनाए जाते हैं। क्लियर है बच्चे? आगे देखेंगे बेटा लोही, कच्छी, बेलारी, हिसार ढेल आदि भेड़ की द्विकाजी नस्ल है, डुअल पर्पस ब्रीड है। ठीक है बेटा। हिसार ढेल भेड़ की एक संकर नस्ल है बेटा, इंपोर्टेंट है। हिसार ढेल भेड़ की बेटा क्या है? एक संकर नस्ल है, ये कि एक हाइब्रिड ब्रीड है। कैसी ब्रीड है बेटा? एक हाइब्रिड ब्रीड है, जिससे बेटा क्या होगा? यह मेरिनो नर और बीकानेरी मादा के संकरण से तैयार की गई है बेटा। एक नस्ल है जो एक्सोटिक ब्रीड है, विदेशी नस्ल है मेरिनो। इसका संकरण बेटा बीकानेरी से करवाया गया, इसका क्रॉस बीकानेरी से करवाया गया और इसके क्रॉस करवाने के बाद एक क्रॉस ब्रीड यानी कि एक हाइब्रिड बना, एक संकर बनी बेटा, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम हिसार ढेल है। मारवाड़ी को ही काठियावाड़ी कहते हैं बेटा। मारवाड़ी भेड़ की नस्ल है, इसी को बेटा हम लोग क्या कहते हैं? काठियावाड़ी कहते हैं। इसका रीजन बेटा ये है, इसका रीजन बेटा ये मारवाड़ काठियावाड़ एक ही जगह है, एक ही लोकेशन है, इसलिए इसको मारवाड़ी को ही काठियावाड़ी भी कहते हैं। बीकानेरी भेड़ की ऊन विदेशों को निर्यात की जाती है बेटा। हिंदुस्तान में भारत की एक ऐसी नस्ल है बीकानेरी, जिस भेड़ की ऊन को विदेशों में भी भेजा जाता है, क्योंकि इसकी ऊन जो है बेटा कालीन बनाने के लिए, कारपेट बनाने के लिए पूरे विश्व में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। ठीक है बेटा। बीकानेरी नस्ल का मूल स्थान बीकानेर राजस्थान है, लेकिन यह मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा आदि में भी पाली जाती है। क्लियर है बच्चे? सारे पॉइंट्स को मैं इंडिविजुअली बता रहा हूं, आप अच्छे से समझते जाएंगे, आपके क्लियर भी हो जाएंगे। बीकानेरी भेड़ की 3 प्रमुख जातियां हैं, समझे बेटा। एक्चुअल में है क्या कि बीकानेरी कोई भेड़ नहीं है। बीकानेर राजस्थान में एक स्थान है, वहां की जो नस्ल है, वहां पर जो ओरिजिनेट नस्ल है, उसको हम बीकानेरी के नाम से जानते हैं। लेकिन 3 नस्लें जो है बेटा वहां से ओरिजिनेट है या एक ही जैसे कैरेक्टर को शो करती है, एक ही जैसी प्रजाति की है। तो बीकानेरी जो नस्ल है उसकी 3 प्रजाति है, 3 टाइप की बेटा नस्ल आपको देखने को मिलेंगी, मगला, नाली और चौकला। मगला, चौकला और नाली 3 नस्लें बेटा जो हैं, उन्हीं 3 नस्लों को बीकानेरी कहते हैं। अगर मगला लिख के आ जाता है इसका मतलब क्या है? बीकानेरी है। चौकला लिख के आ जाता है इसका मतलब बीकानेरी है, और नाली भी लिख के आ जाता है इसका मतलब भी बेटा क्या है? बीकानेरी ही है। ठीक है बेटा। तो बीकानेरी भेड़ जो होती है बेटा, मैंने आपको बताया कि बीकानेरी भेड़ ऊन बनाने के लिए, सॉरी बेटा, कालीन बनाने के लिए पूरे विश्व में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। और मैंने आपको यह भी बताया कि इन तीनों नस्लों को ही बीकानेरी के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो पॉइंट है बेटा आपको समझना है, चौकला नस्ल को राजस्थान की मेरिनो कहा जाता है। अब ध्यान रखना बेटा, कहीं यहाँ पे बीकानेरी लिख के आ जाए, बीकानेरी नस्ल को राजस्थान की मेरिनो कहते हैं, तब भी सही है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि मगरा, नाली और चौकला ये तीनों बीकानेरी ही है। अलग अलग नाम लिखा है तब भी सही है, और अगर बेटा एक लिखा है तब भी सही है। यानी चौकला नस्ल को राजस्थान की मेरिनो कहते हैं। क्यों बेटा? पूरे विश्व में सबसे अच्छी ऊन होती है मेरिनो की, और भारत में या राजस्थान में सबसे अच्छी ऊन होती है बीकानेरी की। तो जैसे मेरिनो पूरे विश्व में सबसे अच्छी है, ऐसे ही भारत में बेटा कौन सी अच्छी है? बीकानेरी अच्छी है। इसीलिए बीकानेरी को भारत की मेरिनो या राजस्थान की मेरिनो भी कहा जाता है। सबसे अधिक बारीक एवं मुलायम ऊन देने वाली नस्ल मेरिनो है। इसका मूल स्थान स्पेन है बेटा। कहां की है नस्ल? ये मूल बेसिकली स्पेन की है। लोही भेड़ के कान बेटा इंपोर्टेंट है, लोही भेड़ के कान
अधिक लंबे होते हैं और इतने लंबे होते हैं बेटा कि ग्रेजिंग करते हुए चरते समय वो जमीन पर रगड़ते हैं। इस पॉइंट का आपको याद रखना है। लोही भेड़ का मूल स्थान पाकिस्तान का मुल्तान क्षेत्र है। पाकिस्तान का मुल्तान क्षेत्र है। तो बच्चे कहीं आपको ये डाउट होगा, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था ये लोही भारतीय नस्ल है और हम कह रहे हैं कि इसका मूल स्थान पाकिस्तान है। तो बच्चे आपको ध्यान रखना है कि जब ये लोही नस्ल ओरिजिनेट की गई थी, मतलब जब लोही नस्ल का को खोजा गया था उस समय पर पाकिस्तान जो बेटा भारत का ही भाग हुआ करता था, इसलिए ये हमारे यहाँ की देसी नस्ल है, हमारे भारत की ही नस्ल है। क्लियर बच्चे? गुरेज बेटा ये गुरेज है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। गुरेज नस्ल की ऊन रेशा रहित अधिक चिकनाई युक्त होती है। मतलब बेटा जो गुरेज नस्ल होती है उसकी ऊन में फाइबर की मात्रा कम होती है और चिकनाई ज्यादा होती है। काठियावाड़ी भेड़ की ऊन को विदेशों में जोड़िया कहा जाता है। याद रखेंगे बेटा, जो काठियावाड़ी नस्ल है बेटा उसकी ऊन को विदेशों में जोड़िया के नाम से जाना जाता है। भदरवाहा नस्ल की भेड़ का ऊन धारीवाल मिल को भेजा जाता है। बेटा भदरवाहा जो नस्ल है उसकी भेड़ की जो ऊन है बेटा वो धारीवाल मिल को भेजी जाती है, इसीलिए भदरवाहा भेड़ को धारीवाली भेड़ भी कहा जाता है। क्लियर है बच्चों? बीकानेरी भेड़ की ऊन कालीन बनाने के लिए विश्व प्रसिद्ध है। बता चुका हूं बेटा मैं। बीकानेरी भेड़ की जाति की एक नस्ल है। अच्छा बेटा, बीकानेरी भेड़ जाति की एक नस्ल है। मतलब बीकानेरी क्या है? एक भेड़ है, एक सीप है। बीकानेरी इज अ ब्रीड ऑफ सीप, मतलब बीकानेरी एक भेड़ की किस्म है, एक नस्ल है। भेड़ में गुणसूत्र संख्या 54 होती है। भेड़ में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो बेटा 54 गुणसूत्र यहाँ पर भेड़ में देखने को मिलते हैं। भेड़ का वैज्ञानिक नाम बेटा ओबिस एरीज है। मेरिनो एवं रेम्बुलेट नस्ल ऊन के लिए पाली जाती है। साउथ डान एवं लिंकन एवं लीस्टर, 3 नस्लें हैं बेटा। साउथ डान, लिंकन एवं लीस्टर। ठीक है बेटा, नस्लें मांस के लिए पाली जाती हैं। साउथ डान, लिंकन एंड लीस्टर ब्रीड आर रेयर्ड फॉर मीट पर्पस बेटा। ठीक है, मीट के लिए पाली जाती हैं। मालपुरा भैंस की त्रिकाजी नस्ल है बेटा। मालपुरा और सोनारी, एक और नस्ल है बेटा सोनारी। तो बेटा सोनारी और मालपुरा, सोनारी बेटा आपको ज्यादातर याद रखना है, ये क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। सोनारी या मालपुरा बेटा भेड़ की ऐसी नस्ल है जो ट्रिपल पर्पस है, यानी कि 3 काम करती है, यानी कि मांस देती है, ऊन देती है और साथ ही साथ बेटा ये मिल्क प्रोडक्शन भी करती है, इसलिए ट्रिपल पर्पस ब्रीड कहा जाता है। किसी वस्त्र के धागों के रेखीय घनत्व को यान संख्या कहा जाता है बेटा। ठीक है, अगर हम ये बात करें कि वो कितने लंबे धागे, किसी वस्त्र में कितने लंबे लंबे धागे हैं या उसका डेंसिटी क्या है बेटा, उसको हम क्या कहते हैं? यान संख्या बोलते हैं। भेड़ की ऊन वर्ष में 1 या 2 बार काटी जाती है। जो भेड़ की ऊन है बेटा उसको भेड़ से पूरे वर्ष में, पूरे साल में 1 या 2 बार अलग किया जाता है। ठीक है बच्चे, भेड़ का दुग्ध काल 90 से लेकर 115 दिन का होता है। संसार की सबसे अधिक भेड़ें ऑस्ट्रेलिया में पाली जाती हैं। संसार की कुल भेड़ों का 4% भारत में है। भेड़ों की संख्या के आधार पर भारत का विश्व में 3रा स्थान है बेटा। मालवाड़ी जाति की भेड़ का रंग सफेद होता है। नाली नस्ल की भेड़ के कान लंबे और पत्तीनुमा होते हैं। जो नाली नस्ल होती है उसके भेड़ के कान जो होते हैं बेटा लंबे होते हैं और पत्तीनुमा होते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, पत्ती जैसी संरचना में होते हैं। भेड़ों से प्राप्त ऊन की कीमत लगभग 20 करोड़ होती है बेटा। जो हमारे देश में बेटा पूरे विश्व में भेड़ों से ऊनें प्राप्त हो रही हैं, उनकी ऊन की कीमत जो है बेटा लगभग 20 करोड़ के करीब है। भेड़ के बधिया पशु को बिदर कहा जाता है बेटा। बधिया यानी कैस्टर्ड होता है। कैस्टर्ड का मतलब बेटा जो ब्रीडिंग योग्य नहीं होता उसको कैस्टर्ड बोलते हैं या बधिया बोलते हैं। बीकानेरी, भदरवाहा, भाकरवाहा, लोही आदि ऊन कालीनी होती है। इनकी ऊन कालीन प्रवृत्ति की होती है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। भदरवाहा या गद्दी भेड़ का मूल स्थान कश्मीर है। गद्दी बेटा देखो, गद्दी भदरवाहा गद्दी भेड़ भी है और भदरवाहा या गद्दी बकरी भी थी, कल आपने पढ़ा था। ठीक है बच्चे, बीकानेरी, चौकला, नाली, मारवाड़ी, मालपुरा आदि मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली नस्लें हैं। कॉरिडेल भेड़ की द्विकाजी नस्ल है। कॉरिडेल बेटा कैसी नस्ल है? एक डुअल पर्पस ब्रीड यहाँ पर है।
काठियावाड़ी भेड़ के गले के नीचे उपांग पाए जाते हैं। बेटा काठियावाड़ी जो भेड़ होती है उसके गले के नीचे दो उपांग पाए जाते हैं, ऐसे अंगुलियों जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, लटके हुए स्ट्रक्चर होते हैं, उपांग काठियावाड़ी में, आपको याद रखना है। भारत की सबसे अधिक भेड़ें राजस्थान में पाली जाती हैं, कोई डाउट नहीं है। भेड़ बकरियों की तुलना में पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाते हैं। बेटा अगर हम बात करें भेड़ों की तो एज कम्पेयर टू गॉट वो बेटा कम हार्मफुल होती है एटमॉस्फेयर के लिए या बेटा हम कहें इन्वायरमेंट के लिए। क्लियर है बच्चे? तो ये बेटा हमारा अब स्टार्ट होगा चैप्टर नंबर 11 से लेकर 15 तक। समझेंगे बेटा बहुत अच्छे से। चैप्टर नंबर 11 से लेकर 15 तक जो है बेटा वो हमारे मिल्क या डेयरी एंड डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। मिल्क, डेयरी एंड डेयरी प्रोडक्ट्स यानी कि दूध एवं दुग्ध उत्पाद। ठीक है बेटा? तो देखेंगे दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद में क्या क्या पढ़ना है हमें। सबसे पहला क्वेश्चन बेटा आपको देखने को मिलेगा क्रीम की परिभाषा एवं संगठन। मतलब बेटा आपसे पूछा गया कि क्रीम किसे कहते हैं, इसका कंपोजिशन लिखिए। देखिए बेटा इसमें बहुत सारे कंपोजिशन आपको देखने को मिलेंगे। मैं आपको क्रीम की डेफिनेशन को अच्छे से समझाता हूं, कंपोजिशन का आप स्क्रीनशॉट लें, उसको याद करें। उसको बेटा समझाने के लिए कुछ नहीं होता, किसी भी कंपोनेंट में जो मात्रा पाई जाती है वो पाई जाती है, उसमें कुछ समझाने की बात नहीं होती। ठीक है? तो डेफिनेशन को बहुत अच्छे से समझेंगे और हम बेटा उसको क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, थोड़ा सा आप उसको क्या करेंगे, अंडरस्टूड करेंगे और बाद में पढ़ के आएंगे। ठीक है बच्चे? तो सबसे पहले देंगे राइट द डेफिनेशन एंड कंपोजिशन ऑफ क्रीम। क्या बेटा? क्रीम दूध का वह भाग है, यानी कि क्रीम इज अ पार्ट ऑफ मिल्क। क्रीम क्या है? दूध का एक पार्ट है, एक भाग है, जिसे दूध से गुरुत्वाकर्षण या अपकेंद्रीय विधि द्वारा एकत्रित किया जाता है। ठीक है बेटा? जिसको दूध से कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, विच इज कलेक्टेड फ्रॉम द मिल्क बाय ग्रेविटेशनल एंड सेंट्रीफ्यूगल मेथड। ग्रेविटेशनल है ना बेटा? क्या रखेंगे? ग्रेविटेशनल एंड सेंट्रीफ्यूगल मेथड है ना बेटा? जिसमें वसा की मात्रा 25% से कभी भी कम नहीं होना चाहिए। इन विच द फैट कंटेंट इज नेवर लेस देन 25%। बेटा सीधी सी कह रहे हैं दूध से अलग किया गया ऐसा पार्ट या दूध से अपकेंद्रीय या गुरुत्वाकर्षण विधि यानी कि सेंट्रीफ्यूगल या ग्रेविटेशनल मेथड के द्वारा अलग किया गया ऐसा पार्ट जिसमें कम से कम 25% वसा होती है, क्या कहलाता है बच्चे? क्रीम कहलाता है। ठीक है बेटा? आ जाओ बेटा। कंपोजिशन बेटा वाटर कितना होता है? 65.5%, फैट बेटा 26%, केसीन नामक प्रोटीन 3%, एल्ब्यूमिन प्रोटीन 0.8%, मिनरल मटेरियल 0.6% और शर्करा यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं बेटा वो कितनी होती है? 4.2% होता है। ठीक है बच्चे? तो इसको आपको याद करना है, इसमें कोई समझाने की बात नहीं होती। आगे देखेंगे बेटा क्रीम का पकाना क्या है, समझेंगे बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके ऑब्जेक्ट। वैसे तो बेटा आप देखोगे कि लगभग मैंने 25 से 30 क्वेश्चन में बेटा पूरे 5 चैप्टर खत्म किए हैं, तो सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है। मैं वैसे भी वही क्वेश्चन लेके आया हूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है बच्चे? तो देखेंगे क्रीम को पकाना क्या है, इसके ऑब्जेक्ट क्या है। उत्तम किस्म का मक्खन प्राप्त करने के लिए, मतलब अच्छी क्वालिटी का बटर प्राप्त करने के लिए, मक्खन प्राप्त करने के लिए क्रीम को पकाने के बर्तन में डालने से लेकर उसे बटर चर्नर में डालने तक की क्रिया को क्रीम का पकाना कहते हैं। बेटा सीधी सी बात है कि अगर हम ये चाहते हैं कि एक बेटर क्वालिटी का, एक अच्छी किस्म का हम कर्ड या मक्खन प्राप्त कर सकें, तो क्रीम को एक पकाने की यानी कि राइपनिंग के बर्तन में डालने से लेकर जब तक हम क्रीम को दही नहीं बनाते या हम बेटा कहें चर्नर नहीं करते, चर्निंग नहीं करते, है ना, उस तक की जो क्रिया होती है उसको दही का या क्रीम का पकाना कहते हैं। अभी आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आया होगा, तो जो मैं समझाता हूं उसको समझने की कोशिश करो। बेटा सपोज करो हमने क्रीम को कलेक्ट कर लिया एक बर्तन में। बेटा किसको कलेक्ट कर लिया? बेटा ये हमारे पास क्रीम है। क्या है बेटा? क्रीम है हमारे पास। अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? इस क्रीम को हम गर्म करेंगे और गर्म करने के बाद इससे बेटा क्या बनाएंगे? मक्खन बनाएंगे। तो हम कुछ ऐसा करें जिससे इस क्रीम से अच्छी किस्म का, अच्छी क्वालिटी का मक्खन प्राप्त हो सके। तो मैं क्या करूंगा, इस क्रीम को बच्चे समझना आराम से, अच्छे से समझना, इस क्रीम को लेकर बेटा एक बर्तन में डाल दूंगा और इस बर्तन को बोलेंगे पकाने वाला बर्तन। ठीक है बच्चे? अब पकाने का मतलब बेटा उसको बॉईल करना नहीं है, उबालना नहीं है बेटा, समझेंगे आप, अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस क्रीम को बेटा इस बर्तन में डालूंगा, दिख रही है आपको, ये बर्तन में आ गई। और बर्तन में डालने के बाद बेटा
इस क्रीम में जितनी क्रीम होगी उसके अनुसार 2 से लेकर 3% तक बेटा स्टार्टर डालूंगा। स्टार्टर मतलब जामन डालूंगा। अच्छा जामन डालते हो, जामन मतलब होता है एक तरह से छाछ कहें या मट्ठा कहें, इसमें बेटा हम 2 से 3% छाछ डाल देंगे। अब होगा क्या बेटा, जो हमने 2 से 3% छाछ डाली है वो इस क्रीम को राइपनिंग में हेल्प करेगी। राइपनिंग मतलब क्या करेगी बेटा, इस क्रीम को पकाएगी, है ना, पकाएगी बेटा। पकाएगी मतलब बेटा इसमें सुगंध, सुवास और ऐसा कुछ पैदा कर देगी जिससे जो मक्खन है वो मुलायम बने, मक्खन खुशबूदार बने, मक्खन अच्छा बने बेटा। तो इस प्रोसेस को ही क्रीम का पकाना कहते हैं। तो क्या किया बेटा, क्रीम को पकाने के बर्तन में डालने से लेकर जब तक उसको हम गर्म नहीं कर रहे हैं, चर्नर में नहीं डाल रहे हैं, चर्नर मतलब मथनी, जिससे हम दही को मथते हैं उसको मथनी बोलते हैं, चर्नर बोलते हैं। तो जब तक हम उसको चर्नर में नहीं डाल रहे हैं तब तक की प्रोसेस जो होती है बेटा वो हमारी क्या कहलाती है, क्रीम का पकाना कहलाती है। क्लियर है बच्चे, समझ में आपको आई होगी। अब बात कर लेते हैं क्रीम को पकाने के ऑब्जेक्ट के हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्ट एक अच्छी क्वालिटी का मक्खन प्राप्त हो जाता है। दूसरा ऑब्जेक्ट मक्खन के गुणों में सुधार हो जाता है, यानी कि मक्खन की जो क्वालिटी है वो इंप्रूव्ड हो जाती है। तीसरा बच्चे दानेदार मक्खन प्राप्त हो जाता है। दानेदार यानी कि ग्रेनुअल्स प्रकार का मक्खन प्राप्त होता है। मक्खन को अधिक समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। मक्खन में सुवास और सुगंध उत्पन्न हो जाती है और जीवाणुओं को नष्ट करना ये इसके ऑब्जेक्ट है, उद्देश्य है कि हम क्यों करते हैं। ठीक है बच्चे, अगर आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रही हैं तो वीडियो को साथ साथ लाइक भी करते चलें, और अगर आपको अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, जो कमी पे लग रही है या जो अच्छा ही लग रही है, उसको कमेंट करके जरूर बताएं। जिससे क्या होगा, जिससे मैं आपके लिए और अच्छे से मेहनत कर पाऊंगा और अच्छे से काम कर पाऊंगा। नेक्स्ट बेटा, क्रीम को पका दिया तो क्या बनेगा, मक्खन। तो अगला बेटा मक्खन की परिभाषा और संगठन बताइए, मतलब मक्खन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन या उसका कंपोजिशन बताइए। क्या होता है बेटा मक्खन, देखिएगा मक्खन क्या होता है। मक्खन वह दुग्ध पदार्थ है। मक्खन एक ऐसा दुग्ध पदार्थ है यानी कि मिल्क प्रोडक्ट है जिसको दूध अथवा क्रीम के मथने से प्राप्त किया जाता है। यानी कि या तो दूध को मथें या डायरेक्ट क्रीम को ही मथें। बेटा दूध में जामन डाल देंगे, दूध को पका देंगे, दूध में जामन डाल देंगे तो दूध फट के दही बनता है, तो दही को मथें या फिर बेटा हम डायरेक्ट क्या करें, क्रीम को मथें। इसके मथने से जो प्राप्त होगा उसे बेटा क्या कहेंगे, मक्खन कहेंगे। अब मक्खन की एक विशेषता होती है, मक्खन में कम से कम 80% वसा और 16% से अधिक जल नहीं होना चाहिए। मतलब फैट जो है बेटा मिनिमम 80% होना चाहिए और वाटर कंटेंट जो है बेटा मैक्स से मैक्स कितना होना चाहिए, 16% यहाँ पर देखने को मिलना चाहिए। ठीक है बच्चे, तो ये बेटा यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके कंपोजिशन की या संगठन की बात करेंगे बेटा तो यहाँ पर इसके 2 संगठन लिखे हैं। आप या तो आप ये कर लेना याद, इजी है। अगर ये याद, अगर आपकी क्षमता है, कैपेसिटी है, तो आप ये वाला याद भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, क्लियर है। आ जाओ बेटा, आगे देखेंगे बेटा घी के संगठन को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो घी के कंपोजिशन को इफेक्ट करते हैं, घी के कंपोजिशन को बदल देते हैं या चेंज कर देते हैं। तो सबसे पहले बेटा घी बनाने की विधि, घी किस विधि से बनाया गया है, किस मेथड से बनाया गया बेटा, ये चीज घी के कंपोजिशन को इफेक्ट करती है। घी का संग्रह का समय, मतलब घी कितना पुराना है, ज्यादा रखा हुआ तो नहीं है। डेफिनेटली बेटा ज्यादा रखा हुआ होगा तो उसमें बदबू वगैरह आने लगेगी। पशु की नस्ल यानी कि पशु की ब्रीड कौन सी है, पशु के ब्यात का समय, मतलब किस अवस्था पर हम उस पशु से घी बना रहे हैं, है ना, उसको पशु को ब्यात कितना पुराना हो गया, मतलब उसको पशु को बच्चा दिए हुए कितना समय हो गया है बेटा। पशु का चारा दाना, मतलब किस तरीके का उसको आहार दे रहे हैं, किस तरीके का खाना दे रहे हैं, और मौसम, किस मौसम में घी बनाया जा रहा है। ये ऐसे कारक है बेटा, ये 6 कारक यहाँ पे लिखे हुए हैं जो घी की कंटेंट को, घी मात्रा को प्रभावित करते हैं। क्लियर है बच्चे। आगे देखो बेटा मक्खन में नमक क्यों मिलाते हैं, मक्खन में नमक मिलाने के क्या ऑब्जेक्ट है, क्या उद्देश्य है। तो बेटा सीधा सीधा लिखा हुआ है, मक्खन में नमक मिलाने के उद्देश्य निम्नलिखित है। ठीक है बच्चे, आपको भी पेपर में इस तरीके से लिखना है। अगर आपसे पूछते हैं कि इसके क्या कारण है, इसके लाभ लिखिए, तो आप लिखोगे इसके लाभ निम्नलिखित हैं। ऐसे करके लिखोगे तो ज्यादा अच्छे से आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है बच्चे, मक्खन में नमक को मिलाने से जीवाणु व फफूंदी की वृद्धि रुक जाती है। अगर मक्खन में नमक मिला देंगे तो जीवाणु और फफूंदी यानी कि जो बैक्टीरिया होते हैं और मोल्ड होती है बेटा, वो क्या होती है, उनकी ग्रोथ रुक जाती है। नमक मिलाने से मक्खन अधिक समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है, यानी कि ज्यादा लंबे समय तक आप उसको सेफ सुरक्षित रख सकते हो। मक्खन में नमक मिलाने से मक्खन मुलायम हो जाता है और नमक मिलाने से जल का परसेंटेज यानी कि अतिरिक्त पानी भी बाहर निकल जाता है। ठीक है बच्चे, आगे देखेंगे बेटा मक्खन की उपयोगिता क्या है, यूटिलिटी क्या है। भाई आपसे पूछा गया है मैं मक्खन की यूटिलिटी क्या है,
आपने कहा सर मक्खन बना लिया हमने, तो मक्खन क्यों बनाया, उसका क्या यूज करेंगे हम, तो क्या लिखोगे बेटा, लिखने का तरीका क्या होता है, मक्खन के उपयोग निम्नलिखित हैं। नंबर 1, घी बनाने में बेटा मक्खन का उपयोग किया जाता है, मतलब घी बेटा किससे बनता है, मक्खन से बनाया जाता है। आइसक्रीम बनाई जा सकती है, खाना बनाया जा सकता है ना बेटा, जानते हो मक्खन डालते हैं बेटा, है ना, बटर डालते हैं ना, बटर बेटा खाने में, तो बटर मतलब क्या, मक्खन है। बेकरी में, है ना, इसका बेटा सॉस और चटनी बनाने में, क्रीम रोल और पेस्ट्रीज तैयार करने में, बेटा इन सारी चीजों में हम लोग क्या कर सकते हैं, मक्खन का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो ठीक है बच्चे, आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। थोड़ी सी स्पीड बेटा इसलिए हो रही है कि हमें कम समय में पूरा कंप्लीट करना है ना, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा समय मिल जाए, इसको ज्यादा से ज्यादा बार कंप्लीट करने का। आप 2 से 3 बार इसको देखेंगे तो ये चीजें आपको अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगी। घी बनाने की पूर्व स्तरण विधि क्या है, इसके क्या लाभ है, ध्यान देना बेटा। एक विधि है बेटा जो बेंगलोर से डेवलप की गई थी बेटा, कहां से डेवलप की गई थी, बेंगलोर से बेटा। एक हमारा संस्थान है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बेटा, वहां से बेटा एनडीआरआई बेटा, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट एनडीआरआई बेंगलोर है बेटा, और बेंगलोर में इस विधि का डेवलपमेंट, इस विधि का विकास किया गया था। क्या विधि है समझते हैं। यह विधि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान यानी कि एनडीआरआई बेंगलोर द्वारा विकसित की गई। इस विधि में मक्खन को 80 से 85 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 30 मिनट तक गर्म किया था। इसमें बेटा क्या करते हैं, पहले मक्खन को 80 से 85 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 30 मिनट के लिए गर्म करते हैं, मतलब 80 से 85 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए, 30 मिनट तक मक्खन के बर्तन को इसके ऊपर रख दिया जाता है। ठीक है बेटा, गर्म करते समय इसे हिलाना नहीं चाहिए। बर्तन को जो बेटा गर्म कर रहे हैं तब उसको हम चम्मच से नहीं चलाएंगे, उस बर्तन को नहीं हिलाएंगे, बिना हिलाए उसको वहां पर रख देंगे, जिससे क्या होगा, मक्खन 3 परतों में डिवाइड हो जाएगा। जब मक्खन को गर्म करेंगे बिना हिलाए बेटा, हमने कोई उसमें कलछी नहीं चलाई, कोई चम्मच नहीं चलाई और बर्तन को भी नहीं हिलाया, तो जब उसको मक्खन को गर्म करेंगे तो मक्खन 3 लेयर में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है बच्चे, कौन कौन सी 3 लेयर में होगा समझेंगे। सबसे ऊपर परत कर्ड के विकृत कणों की, जो मक्खन के अंदर जो कर्ड होगा, जो दही होगा, उसके जो खराब कण होंगे वो सबसे ऊपर वाली परत में इकट्ठे हो जाएंगे। मध्य परत वसा की, बीच वाली परत में बेटा क्या होगा, घी होगा, और सबसे निचली वाली परत छाछ की होती है। 3 परतें बन जाएंगी बेटा। सबसे ऊपरी परत में दही होगा, विकृत दही होगा, मट्ठा जो व्हाइट व्हाइट पार्टिकल्स होंगे वो ऊपर आ जाएंगे। सबसे बीच वाली परत में बेटा क्या होगा, घी होगा, और सबसे नीचे बेटा क्या होगा, छाछ होगा। आप क्या करेंगे बेटा, ऊपर एवं मध्य परत को बिना हिलाए, निचली परत को जब 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है, इसको बेटा फिर क्या करेंगे, फिर इसको गर्म करेंगे 110 से लेकर 120 डिग्री सेल्सियस पर, तो घी में विशेष प्रकार की, स्पेशल प्रकार की सुवास उत्पन्न हो जाती है, सुगंध उत्पन्न हो जाती है। इससे ही बेटा हम घी की पूर्व स्तरण या प्री स्ट्रेटिफिकेशन मेथड के नाम से जानते हैं। क्लियर है बच्चे, बहुत अच्छे से समझ लिया आपने। सबसे पहले बेटा क्या करेंगे, मक्खन को गर्म करेंगे 80 से 85 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 30 मिनट के लिए। ये कम ताप होता है, इससे मक्खन उबलता नहीं है ना, बस इतना रखना है, सीधी सी बात है कि उबले ना, मक्खन बस गर्म होता है। जब गर्म होगा तो मक्खन 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एक सबसे ऊपर वाली लेयर दही की होगी, बीच वाली लेयर घी की होगी या बसा की होगी, सबसे नीचे वाली लेयर छाछ की होगी। फिर दोबारा से इसको बेटा 100 से लेकर 110 से लेकर 120 डिग्री सेल्सियस या 100 से लेकर 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे, तो गर्म करने से एक अच्छी क्वालिटी का, एक उत्तम किस्म का घी प्राप्त होगा, जिसमें विशेष प्रकार की सुगंध होगी। इसे ही हम पूर्व स्तरण विधि के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट बेटा इसके लाभ देखें तो इस विधि से अच्छी किस्म का घी प्राप्त होता है। घी कैसा होता है बेटा, एक बेटर क्वालिटी का घी बेटा यहाँ पर हमें मिलता है। दूसरा बेटा, इस विधि से तैयार घी को अधिक समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। आपको ध्यान रखना है बेटा कि अगर घी हमने इस विधि से यानी कि पूर्व स्तरण विधि से बनाया है तो इस घी को बेटा लंबे समय तक आप सुरक्षित रख सकते हो। घी बनाते समय ईंधन और श्रम कम लगता है, मतलब बेटा आपको बार बार गर्म भी नहीं करना पड़ता और ईंधन भी कम लगता है। क्लियर बच्चे, इस विधि से बने घी में अम्लता कम होती है बेटा, एसिडिटी कम होती है। इसमें अम्लता बेटा कैसी होती है, कम होती है, खट्टा नहीं होता, एसिडिटी कम होती है। घी बनाते समय स्वच्छता का ध्यान रखा जाता है बेटा, साफ सफाई का बेटा यहाँ पर घी बनाते समय ध्यान और रखा जाता है। ठीक है बच्चे, आगे देखेंगे घी का नवीनीकरण क्या है, रिन्यूलाइजेशन ऑफ घी क्या है ना, घी रिन्यूअल लिया बेटा, या इसको सही बोलते हैं रिन्यूलाइजेशन ऑफ घी। घी का रिन्यूलाइजेशन क्या है बेटा, जब घी अधिक समय तक रखा रहता है तो घी में बेटा अम्लता आ जाती है,
यानी खट्टा हो जाता है घी या बदबू आने लगती है। तो इस अम्लता को दूर करने के लिए रखे हुए घी में या पुराने घी में पान के पत्ते अथवा तुलसी के पत्ते डालकर गर्म करेंगे। बाद में उन पान के पत्तों को और तुलसी के पत्तों को निकालकर बाहर फेंक देंगे, जिससे घी नए जैसा हो जाता है या घी में नई जैसी सुगंध आने लगती है। इसी को हम बेटा रिनोलाइजेशन ऑफ घी के नाम से जानते हैं। क्लियर बच्चे? सिंपल सा है। देखिएगा, घी को अधिक समय तक रखने से उसमें अम्लता उत्पन्न हो जाती है, जिससे घी खट्टा हो जाता है। इससे बाजार में घी के दाम कम मिलते हैं, अतः पुराने एवं रखे हुए घी को पान अथवा तुलसी के पत्ते डालकर गर्म करते हैं, जिससे घी में सुगंध उत्पन्न हो जाती है एवं घी ताजा हो जाता है। इसे ही घी का नवीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन के नाम से जानते हैं। आगे देखेंगे बेटा, पनीर की परिभाषा एवं संगठन। पनीर किसे कहते हैं, उसका कंपोजिशन की बात कर रहे हैं। पनीर दूध अथवा चिकनाई है दूध, छाछ अथवा क्रीम से बनाए जाने वाला वह प्लास्टिकीय पदार्थ है, प्लास्टिक जैसा पदार्थ है, जो बेटा क्या है, जो भोजन में मांस के स्थान पर प्रयुक्त होता है, यानी कि इट इज अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। बेटा यह क्या है, प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है, इसमें अच्छी मात्रा में प्रोटीन प्राप्त होती है। ठीक है बेटा। कंपोजिशन बेटा आपको याद रखना है, 3 प्रकार के पनीर यहाँ पर देखने को मिलते हैं। चेडर पनीर, जल की मात्रा बेटा यहाँ पर लिखी हुई है, वसा की मात्रा यहाँ पर लिखी हुई है, प्रोटीन की मात्रा बेटा आपकी लिखी हुई है और लैक्टोज की मात्रा भी लिखी हुई है, साथ साथ एस या वसम भी आपको नीचे दिया गया है। तो ये 3 प्रकार के पनीर होते हैं, तीनों की आपको याद रखनी है, चेडर पनीर, परिशुद्ध पनीर और सुरती पनीर, तीनों को आपको याद करना है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। रबड़ी की परिभाषा और कंपोजिशन। रबड़ी की परिभाषा यानी कि डिफाइन रबड़ी एंड इट्स कंपोजिशन। रबड़ी क्या होती है बेटा, खुली कढ़ाई में ताजे दूध को धीरे धीरे गर्म करने पर, बेटा खुली हुई कढ़ाई में ताजे दूध को धीरे धीरे गर्म करेंगे तो गर्म करने पर एक लच्छेदार गाढ़ा पदार्थ प्राप्त होता है, इसे ही बेटा हम क्या कहते हैं, रबड़ी के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चे। अब बात करें इसकी कंपोजिशन की, मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, कंपोजिशन सारे के सारे आपको याद करने हैं, है ना बेटा। इंग्लिश वाले बच्चे, वाटर, फैट, प्रोटीन, लैक्टोज, एस या कार्बोहाइड्रेट। ठीक है बच्चे। खोआ की परिभाषा एवं संगठन, मतलब खोआ किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा और साथ में इसका कंपोजिशन क्या है। तो खोआ की परिभाषा क्या है, खोआ दूध के जल को तीव्र वाष्पीकरण द्वारा, यानी कि दूध में पाए जाने वाले पानी को तेजी से या तीव्र वाष्पीकरण के द्वारा तेजी से बेटा उसको क्या करें, वाष्पीकरण करें, एवोपरेट करें, एवोपरेट के द्वारा आंशिक रूप से, यानी कि पूरी तरह से नहीं सूखा बेटा, आंशिक रूप से कम मात्रा में सुखाया गया पदार्थ बेटा क्या कहलाता है, खोआ कहलाता है। खोआ में 70 से 80% तक बसा होती है, नहीं बेटा गलत है खोआ बेटा, खोआ में 70 से 80% तक शुष्क पदार्थ होता है, ठोस होता है, ठोस पदार्थ होता है बेटा। ठीक है, बसा नहीं होती बेटा 70 से 80%, है ना। 70-80% बेटा क्या होता है, सॉलिड होता है, 70-80% बेटा क्या होता है, सॉलिड होता है। ठीक है, बात समझ में आई बेटा। दूध के पानी को आंशिक रूप से सुखाकर बनाया गया पदार्थ बेटा क्या कहलाता है, खोआ कहलाता है। खोआ में लगभग 70 से 80% सॉलिड होता है, यानी कि शुष्क पदार्थ होता है। कंपोजिशन बेटा खोआ का याद करेंगे, गाय के खोआ का कंपोजिशन ये है और भैंस के खोआ का कंपोजिशन ये है। देखिए बेटा बसा की मात्रा देखिए 26% और 35% थी, इसलिए मैंने आपसे कहा था ये गलत है ना। क्लियर है बेटा। और लगभग पानी 20% है, तो बचा हुआ 80% क्या बचा, सॉलिड बचा, ठोस बचा, है ना। आगे देखो बेटा दही की परिभाषा। दही की परिभाषा क्या है, दही एक किण्वित दुग्ध पदार्थ है, किण्वित मतलब फर्मेंटेड, फर्मेंटेशन किया गया दूध का, ये किण्वित दुग्ध पदार्थ है, जो यह कुंडमन दूध को उबालकर 21 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करके उसमें जामन मिलाने से प्राप्त होता है। बेटा सीधी सी बात है, वो कह रहे हैं कि दूध एक फर्मेंटेड मिल्क प्रोडक्ट है, और ये फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस है बेटा उसको वो कैसे कंप्लीट होती है, तो वो कह रहे हैं कि दूध को पहले उबालते हैं, उसके बाद उसको 21 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ठंडा करते हैं, लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर पर ठंडा करते हैं, ना तो बहुत ज्यादा गर्म रहे ना बहुत ज्यादा ठंडा रहे। इसके बाद इसमें जामन मिलाकर बेटा हम लोग क्या करते हैं, दही प्राप्त करते हैं। ठीक है बच्चे। आगे देखेंगे बेटा इसके कंपोजिशन लिखिए, अवयव लिखिए, आपको याद रखना है। इसके बाद बेटा दही बनाने की वैज्ञानिक विधि लिखिए। बेटा वो आपसे कह रहे हैं कि आप दही को किस तरीके से बनाएंगे, या दही बनाने की साइंटिफिक मेथड क्या है। साइंटिफिक मेथड की अगर हम दही बनाने की बात करें तो सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ मिल्क, सबसे पहले बेटा स्वच्छ यानी कि साफ सुथरे एवं ताजे दूध का सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद बेटा उस दूध में कुछ छान लेंगे, दूध को क्या करेंगे बेटा, दूध को छान लेंगे, जो हमने ताजे दूध का सिलेक्शन किया उसको छान लेंगे। छानने के बाद बेटा
उसका जीवाणु हनन करेंगे। जीवाणु हनन करने का मतलब बेटा यह है उस दूध को अधिक ताप पर गर्म करेंगे जिससे उसमें उपस्थित बैक्टीरिया जो होंगे बेटा मर जाएंगे। उसके बाद बेटा उसको क्या करेंगे, ठंडा करेंगे, दूध को वापस से बेटा क्या करेंगे, ठंडा करेंगे। ठंडा कहाँ तक करना है, 21 डिग्री सेल्सियस तक करना है। ठंडा करने के बाद 21 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है बेटा। ठंडा करने के बाद दूध में जामन मिलाएंगे और जामन मिलाने के बाद बेटा उसको हम क्या करेंगे बेटा, उसको रख देंगे 8 से 10 घंटे के लिए। 8 से 10 घंटे बाद बेटा क्या होगा, अच्छी किस्म का दही बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है बच्चे, आगे देखेंगे बेटा जामन की परिभाषा। ठीक है, आपने बार बार पढ़ा कि भाई इसमें जामन मिला देंगे, तो जामन क्या होता है, जामन की क्या परिभाषा है, किसे जामन कहेंगे। तो समझिए बेटा जामन किसे कहेंगे, दूध से दही बनाने के लिए। अगर हम चाहते हैं किसी दूध से दही बनाया जाए या दही बन जाए, तो दूध से दही बनाने के लिए जिस दही का प्रयोग किया था, आपको पता है बेटा दूध से दही बनाया जाता है तो दूध में एक दही डाला जाता है, एक फटा हुआ दूध डाला जाता है, यानी दही डाला जाता है बेटा, है ना। उसे ही बेटा क्या कहते हैं, जामन कहते हैं। अब फटा हुआ दूध तो बेटा कैसे भी हो सकता है इसको नींबू से फाड़ दिया हो या दूध रखा रखा फट गया हो, तो क्या होगा, तो क्या उसे जामन कहेंगे, नहीं बेटा। क्या जामन कब कहेंगे उसमें, जब इसमें स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस नामक जीवाणु पर्याप्त मात्रा में हो जो दूध को दही में बदल देते हैं। मतलब बेटा ऐसा दही जिस दही में ये क्षमता हो, जो ये ताकत हो कि वो किसी दूध को दही में कन्वर्ट कर सके, उसे बेटा हम जामन कहते हैं। और दूध से दही में कन्वर्ट करने के लिए बेटा एक बैक्टीरिया जिम्मेदार होता है, स्ट्रेप्टोकोकस। तो स्ट्रेप्टोकोकस नामक बैक्टीरिया इसमें पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है बच्चे, जामन के प्रकार बेटा 2 तरीके का जामन होता है, एक असली जामन और एक नकली जामन। ठीक है बेटा, अब आप कहेंगे सर असली जामन या नकली जामन क्या होता है, तो समझ लीजिए असली जामन किसे कहते हैं, 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर दूध में कुछ समय बाद खट्टापन आ जाता है। इसी खट्टे दूध को असली जामन के नाम से जानते हैं बेटा। जबकि बेटा नकली जामन की बात करें तो प्रयोगशाला में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का कल्प तैयार करके इसे तैयार किया जाता है, इसे नकली जामन कहते हैं बेटा। सिंपल सी बात है बेटा, अगर दूध नेचुरली रूप से उसमें खट्टापन आया है तो उसको कहेंगे असली जामन, लेकिन उसको बेटा प्रयोगशाला में यानी लेबोरेटरी में लैक्टिक एसिड नामक बैक्टीरिया कल्चर मीडिया तैयार करके, यानी कि एक मिक्सचर तैयार करके उसको तैयार किया गया है, तो उसको बेटा हम क्या कहेंगे, नकली जामन के नाम से जानेंगे। ठीक है बेटा, कल्चर तैयार करके बनाया गया तो नकली जामन, यानी कि नेचुरल नहीं है, अननेचुरल है, और जो नेचुरली बना है उसको बोलेंगे असली जामन। ठीक है बच्चे, जामन में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, तो समझ लीजिए बेटा जामन स्वच्छ एवं ताजा होना चाहिए, मतलब जामन साफ सुथरा होना चाहिए। जामन में दुग्धाम्ल जीवाणुओं की संख्या होनी चाहिए, यानी कि ऐसे बैक्टीरिया होने चाहिए दूध को दही में कन्वर्ट कर सके, यानी खट्टे बैक्टीरिया होनी चाहिए। जामन अधिक खट्टा नहीं होना चाहिए। जामन की उपयुक्त मात्रा ही प्रयोग करना चाहिए, 2 से 3% प्रयोग करने पर ही बेटा क्या करना चाहिए, दही में कन्वर्ट कर देना चाहिए। जामन में उपयुक्त मात्रा में जीवाणु होना चाहिए। ठीक है बेटा, उपयुक्त मात्रा में क्या होना चाहिए, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया होने चाहिए। दही बनाते समय किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे, आप दही बनाना चाह रहे हैं, दही बनाते समय कौन कौन सी बातें जो है जो आप ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले बेटा दूध शुद्ध एवं ताजा होना चाहिए। दूध को 70 से 75 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करना चाहिए। उसके बाद दूध को ठंडा करना चाहिए। दूध में 2 से 3% जामन मिलाना चाहिए और जामन मिलाने के बाद 8 से 10 घंटे के लिए उसको रख देना चाहिए। रखने के बाद बेटा अच्छी किस्म का दही आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है बच्चे, दही की खाद्य महत्व क्या, मतलब दही की इंपोर्टेंस क्या है, यूटिलिटी क्या है, दही की क्या यूज करते हैं दही का। तो बेटा दही दूध की अपेक्षा अधिक पाचक होता है, मतलब ज्यादा डाइजेस्टेबल है एज कम्पेयर टू मिल्क। ठीक है बेटा, जल्दी से पच जाता है। पेट में ऊष्मा को यानी कि पेट की गर्मी को शांत करता है। कैल्शियम एवं फास्फोरस आदि खनिज पदार्थ भी पाए जाते हैं इसमें। दही आंतों की कमजोरी, पेचिश, दस्त आदि के इलाज में काम में आता है। और दही में विटामिन बी और विटामिन सी भी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। क्लियर है बच्चे। अब देखिए बेटा संघनित दूध की परिभाषा, प्रकार एवं संगठन विशेषताएं उपयोग बताइए। बेटा आपको बताना है कि जो संघनित दूध होता है उसकी क्या डेफिनेशन है, उसके क्या कौन कौन से टाइप है, उसका कंपोजिशन क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इनकी यूटिलाइजेशन क्या है, इन सबको आपको बताना है। तो संघनित दूध बेटा क्या है, पूर्ण दूध या सेपरेटा दूध को पानी की अधिकांश मात्रा को बाहर निकालकर तैयार दुग्ध पदार्थ संघनित दूध कहलाता है। बेटा सीधी सी बात है, वो ये कह रहे हैं कि दूध में उपस्थित पानी की ज्यादातर मात्रा को बाहर निकालने के बाद जो दूध बचता है उसको हम संघनित दूध यानी कंडेंस्ड मिल्क के नाम से भी
जानते हैं। अब बेटा जो कंडेंस्ड मिल्क होता है वो दो तरीके के हो सकता है, मीठा संघनित दूध या फीका संघनित दूध। सीधी सी बात है बेटा, जब संघनित दूध तैयार किया जा रहा है, कंडेंस्ड मिल्क तैयार किया जा रहा है, तो अगर उसमें शक्कर मिला दी जाएगी तो मीठा कंडेंस्ड मिल्क कहलाएगा, और अगर शक्कर नहीं मिलाई जाएगी तो वो फीका कंडेंस्ड मिल्क के नाम से जाना जाएगा। इस तरीके से बेटा आपने इसके डिब्बे देखे होंगे, देख लिखा है स्वीटेंड कंडेंस्ड मिल्क, मतलब मीठा संघनित दूध। ठीक है बेटा, यानी कि इसमें इस कंडेंस्ड मिल्क में बेटा क्या मिला दी गई है, शक्कर मिला दी गई, इसलिए ये क्या हो गया, स्वीटेस्ट हो गया। और जिसमें शक्कर नहीं मिलाई जाएगी वो फीका संघनित दूध। कंपोजिशन बेटा मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं, आपको याद रखना है। ठीक है बच्चे, विशेषता इसकी क्या होती है, संघनित दूध एक गाढ़ा दुग्ध पदार्थ है। डेफिनेटली बेटा संघनित दूध क्या है, गाढ़ा दुग्ध पदार्थ है, यानी कि दूध को कैसे किया गया है, गाढ़ा किया गया है, तो गाढ़ा दुग्ध पदार्थ है। दूसरा बेटा इसमें वसा 9.1% होती है, इसका स्वाद मीठा होता है, इसकी तुलना दूध की तुलना में से अधिक समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। बेटा सीधी सी बात है, अगर मुझे दूध को सुरक्षित रखना है लंबे समय तक, तो अगर मैं उसको गाढ़ा कर दूंगा, यानी कि उसको कंडेंस्ड कर दूंगा, तो दूध की कंपेयर में ज्यादा लंबे समय तक वो सुरक्षित, यानी कि बिना खराब हुए बचा रहेगा। कम जगह में अधिक मात्रा में रखा जा सकता है, इसको कम जगह में ज्यादा मात्रा में इसको बेटा हम क्या कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं, मोर क्वांटिटी में स्टोर करके रख सकते हैं। क्योंकि बेटा गाढ़ा हो जाएगा तो मात्रा कम हो जाएगी, 2 लीटर का 1 लीटर ही बचेगा, है ना। आगे देखिए बेटा, दूध बनाने में इसका उपयोग कर सकते हैं। जब दूध नहीं है तो इसमें दूध की जगह इसको डाल लो और साथ में इससे पानी मिला दो, तो क्या बन जाएगा, दूध बन जाएगा। क्योंकि हमने उसको इसके पानी को ही तो खत्म किया था, गर्म किया था, इसके पानी को खत्म कर दिया था। तो अगर मैं इसमें दोबारा से पानी मिला दूंगा तो बेटा क्या हो जाएगा, ये दोबारा से दूध बन जाएगा। इसके साथ साथ इससे चाय एवं कॉफी बनाने में यूज कर सकते हैं, मिठाई बनाने में यूज कर सकते हैं, रबड़ी में यूज कर सकते हैं, खोआ बनाने में, खीर बनाने में और केक बनाने में। इन सारी चीजों में मतलब जहां जहां दूध यूज हो सकता है वहां वहां हम इसका यूज कर सकते हैं। क्लियर बच्चे। नेक्स्ट बेटा दुग्ध चूर्ण की परिभाषा, संगठन एवं उपयोग की बेटा। जैसे कंडेंस्ड मिल्क पढ़ा, वैसे दुग्ध चूर्ण पढ़ लो। बस ये 2 ही क्वेश्चन इस चैप्टर में आपको याद रखने हैं और आपका काम हो जाएगा। देखिए बच्चे, क्या है दुग्ध चूर्ण, दूध को किसी भी विधि से सुखाने के बाद जो चूर्ण बनता है उसे दुग्ध चूर्ण कहते हैं। मतलब बेटा कहने का मतलब ये है कि किसी भी मेथड के द्वारा मैं दूध को सुखा दूं और दूध को सुखाने के बाद जो पाउडर मिलेगा उस पाउडर को ही बेटा हम क्या कहते हैं, दुग्ध चूर्ण या मिल्क पाउडर के नाम से जानते हैं। इसमें कम से कम 26% फैट और 95% TSS यानी कुल ठोस सॉलिड, यानी कुल टोटल मिल्क सॉलिड या टोटल सॉल्युबल सॉलिड या TSS जो है बेटा इसका 95% होना चाहिए। ठीक है बच्चे, सीधी सी बात है बेटा, दूध को किसी भी तरीके से हमने सुखाया और सुखाने के बाद जो हमें प्रोडक्ट प्राप्त हुआ उसको ही बेटा जो पाउडर फॉर्म में प्रोडक्ट प्राप्त हुआ उसी को हमने मिल्क पाउडर के नाम से जाना। अगर बेटा इसकी कंपोजिशन की बात करें तो ये 2 तरीके से हो सकता है, या तो पूर्ण दूध यानी कि प्योर मिल्क से बनाया गया है, या फिर सेपरेटर दूध से बनाया गया है, यानी कि फैट को निकालने के लिए बाद बनाया गया है। तो क्या होगा बेटा, इसके कंपोजिशन बेटा आपके सामने लिखे हुए, आप इसको अच्छे से तैयार करेंगे और इसको बेटा आप अच्छे से देख पाएंगे। ठीक है बच्चे, आगे देखेंगे बेटा उपयोग, यूजेस। क्या यूज है बेटा, शिशु के आहार बनाने में, यानी कि छोटे बच्चों को आप इससे पिला सकते हैं। आपने देखा होगा न्यूबॉर्न बेबी को बेटा डॉक्टर क्या करता है, दूध का पैकेट पिलाने के लिए बोलता है। उस दूध के पैकेट में क्या है, मिल्क पाउडर ही है ना। दूसरा बेटा चाय एवं कॉफी बनाने में, आइसक्रीम बनाने में, दूध को अधिक समय तक सुरक्षित रखने में और मानकीकरण में, स्टैंडर्डाइज्ड मिल्क को बनाने में इसका यूज किया जाता है। ठीक है बच्चे, आगे देखेंगे बेटा दूध बनाने की विधियां, दूध पाउडर बनाने की विधियां, दूध पाउडर किस तरीके से तैयार किया जाता है। तो यहां पर बेटा 2 विधियां होती हैं, एक होती है फार शुष्कन विधि यानी कि स्प्रे ड्राइंग मेथड, और दूसरी होती है ड्रम शुष्कन विधि यानी कि ड्रम ड्राइंग मेथड। तो पहले स्प्रे ड्राइंग मेथड को समझ लीजिए। ठीक है बेटा, सबसे पहले स्प्रे ड्राइंग मेथड को समझ लीजिए। तो क्या लिखा बेटा, इस विधि में दुग्ध चूर्ण बनाने के लिए दूध को 5:1 के अनुपात में संघनित कर लेते हैं, यानी कि बेटा दूध को इतना गाढ़ा कर लेते हैं कि 5 लीटर दूध से कितना लीटर दूध बचे, 1 लीटर दूध बने। 5:1 का मतलब होता है 5 से 1, 500 लीटर से 100 लीटर बने, 5 लीटर से 1 लीटर बने, 100 लीटर है तो 20 लीटर रह जाए, मतलब 5 क्वांटिटी को 1 क्वांटिटी कर देना है। ठीक है बेटा, इसके बाद इसे फुहार के रूप में गर्म वायु वाले कमरे में भेजते हैं। बहुत बारीक सी फुहार के रूप में बेटा, स्प्रे के रूप में बेटा क्या बोलते हैं, ऐसे कमरे में भेजते हैं जिसमें गर्म हवा होती है, जिससे गर्म वायु द्वारा दूध की नमी को सोख लिया जाता है। जिससे जो गर्म हवा होती है उस हवा के द्वारा उसकी जो मॉइस्चर होती है उसको सोख लिया जाता है और वह वाष्प बनकर बेटा गैस बनकर बाहर निकल जाती है एवं चूर्ण फर्श पर एकत्रित हो जाता है। जो मिल्क पाउडर है बेटा कहाँ गिर जाएगा, फर्श पर गिर जाएगा।
इस विधि से बने दुग्ध चूर्ण के घुलनशीलता सूचकांक यानी कि जो सॉल्युबिलिटी होती है, घुलने की क्षमता होती है 99% होती है, मतलब पूरी तरह से घुल जाता है। व्यापारिक रूप से दुग्ध चूर्ण बनाने की इसी विधि का यूज किया जाता है, मतलब कमर्शियल रूप से इसी मेथड का यूज बेटा किया जाता है। आप यहाँ पर देख पाएंगे, यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर दूध लिया, उसको कंडेंस्ड किया, मतलब गाढ़ा कर लिया। गाढ़ा करने के बाद यहाँ से होता हुआ बेटा इससे ये देखो फुहार के रूप में बेटा क्या हुआ, एक कमरे में भेजा गया। इसके बाद बेटा क्या होगा, ये यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा, है ना, यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा। और इसी को बेटा हम लोग ने क्या कहा, स्प्रे ड्राइंग मेथड के नाम से जाना। ठीक है बच्चे। ड्रम ड्राइंग क्या होती है बेटा, तो ड्रम ड्राइंग आप ऐसे समझिएगा, इस विधि में दूध चूर्ण तैयार करने के लिए दूध को गर्म करके गाढ़ा कर लिया जाता है। इसमें बेटा दूध को क्या कर लिया जाता है, कंडेंस कर लिया जाता है। इसके बाद दूध को पतली परत के रूप में रोलर के ऊपर डालते हैं, जिससे अच्छा रोलर जो है बेटा स्टीम द्वारा गर्म किया जाता है, जिससे दूध सूखकर रोलर से चिपक जाता है। इसे खुरच कर अलग कर लिया जाता है। इस विधि से दूध चूर्ण तैयार हो जाता है। इस विधि से दूध को चलाना आवश्यक है ताकि अच्छी तरह से सूख सके, जिसे प्रतिदिन 5 लीटर दूध तैयार किया जाता है। ठीक है बेटा, नॉर्मल है, एक बार समझ लो बेटा। देखो कहने का मतलब बेटा क्या है, इस विधि हमने क्या किया, दूध को तैयार किया, दूध को गर्म कर लिया। दूध को गर्म करने के बाद बेटा इसको इस तरीके से बेटा क्या होता है, ये जो ड्रम है ये बेटा गर्म होता है, गर्म होता है बेटा। और इसको क्या करते हैं, इस तरीके से बेटा यहाँ से जाता है तो दूध से देखो बेटा इधर से गया ऐसे, तो ये दूध से भीगते हुए जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर बेटा क्या हो रहा है, ये गर्म हो रहा है। ये ड्रम कैसा हो रहा है, गर्म हो रहा है अंदर से। तो गर्म होने से बेटा क्या होता है, इधर आके ये क्या होता है, सूख जाता है। अब सूखा हुआ दूध जब इधर आएगा तो यहाँ पर बेटा क्या है, एक नाइफ लगा हुआ है, एक चाकू लगा हुआ है, जिससे दूध खुरच कर बेटा यहाँ पर गिर जाता है। तो इधर बेटा क्या होगा, ड्राई मटेरियल तैयार हो रहा है, और यहाँ पर बेटा क्या है, यहाँ से ये दूध पतली बौछार के रूप में स्प्रेड है, यहाँ से बेटा क्या है, पतली बौछार के रूप में दूध यहाँ पर डाला जा रहा है। तो दूध को पतली परत के रूप में यहाँ से डालेंगे। अब दूध यहाँ से चिपकेगा क्योंकि ये घूम रहा है। अब ये दूध चिपकेगा तो यहाँ से यहाँ तक आते आते दूध क्या हो जाएगा बेटा, सूख जाएगा। सूखने के बाद बेटा दूध को यहाँ से क्या कर लिया, खुरच लिया जाएगा। तो ये बेटा क्या होता है, ड्रम ड्राइंग मेथड होती है। ठीक है बच्चे, तो ये बेटा हमारे क्या था, चैप्टर नंबर 11 से लेकर चैप्टर नंबर 15 तक हमने कंप्लीट किया। इसके पहले हमने चैप्टर नंबर 10 भी देखा था। अभी बेटा हम लोग क्या करेंगे, अगले पोर्शन में चैप्टर नंबर 16 से लेकर चैप्टर नंबर 20 तक कंप्लीट करेंगे। तो बच्चे आपको अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप बेटा हमें कमेंट करके अपने वैल्यूएबल कमेंट्स बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। शाम को इवनिंग के समय पे मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।